ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है और अब उन्होंने बहुत कुछ विपक्ष को लेकर के कहा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का जिक्र करते थे तो मैं इसे चुनाव के रूप में नहीं देखता था। मैं मानता हूं कि ये लोग तीसरी शताब्दी के लोग हैं, ये तकनीक को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब हम यूपीआई लेकर आए तब ये मानने को तैयार नहीं हुए। आधार देश की पहचान है और कई देश ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। इन्होंने इसका भी विरोध किया। जी हां, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसदीय दल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार को सबसे सफल गठबंधन बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और उनके इंडी गठबंधन को जमकर घेरा है। उन्होंने ईवीएम को लेकर के भी विपक्षी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में काफी व्यस्त था, बाद में फोन आने शुरू हुए। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक है, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाएगा। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे। ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। शाम आते आते उनकी जुबान में ताले लग गए और ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। ये ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। आशा करता हूं कि 5 साल ईवीएम नहीं सुनाई देगा, लेकिन 2029 में हम जाए तो शायद ये फिर ईवीएम कहने लगेंगे। चुनाव में हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए ताकि चुनाव आयोग के काम में रुकावट आए। कैसे रुकावट डाले, इसकी कोशिश ये लोग करते रहे। चुनाव जब चरम पर थे तब चुनाव आयोग की ताकत का बड़ा हिस्सा अदालतों में जा रहा था। कितनी निराशा थी उन लोगों में, देश उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, जरा आप भी सुनिए। मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। मैं मानता हूं कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव के बाद जो माहौल था, और ये बार बार बातें कही जा रही थी कि मोदी चुनाव हार गए हैं, जिस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि किस तरीके से ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन सरकार तो उनकी ही बन रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। बीजेपी से विकास पांडे जी, कांग्रेस से यामीन कादिर जी, सपा से जैनुल अख्तर जी और आपसे अभिषेक प्रताप सिंह का। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम विकास पांडे जी से। विकास पांडे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है विकास पांडे जी, अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। हम रुक करते हैं अभिषेक जी की ओर। अभिषेक प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से ये बातें कही गई हैं गठबंधन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से गठबंधन खुश हो रहा है कि हम तो जीत गए हैं, लेकिन असलियत में तो सरकार उनकी बन रही है और अब तो वो पूरी तरीके से तैयार है। अभिषेक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले तो बताऊं, मोदी जी ने कम से कम माना तो कि ये गठबंधन की मजबूत सरकार है।
ये मोदी जी ने माना, क्योंकि अभी तक कहते थे कि हम पूरा विपक्ष एक तरफ है और हमने अकेले सारी सीटें जीत ली है, जो हमारे साथ गठबंधन के दल आए हुए हैं उनकी शायद कोई जरूरत ना हो। लेकिन इस बार मोदी जी ने माना कि ये मजबूत गठबंधन आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस स्थिति में उनको पता कि कब नीतीश बाबू पलटी मार जाए, चंद्रबाबू जी कब पलटी मार के गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाए और सरकार हमारी पलट जाए। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन अभी चूंकि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू जी उनके साथ में है और वो सरकार अपनी बना रहे हैं। आगे का किसने क्या देखा है कि यही नीतीश जी हैं, कम से कम 5 सालों में 5 बार पलटी मारते हैं। और अभी ये तो शुरुआत की चाल है, अभी इनकी सरकार बनने दीजिए, शायद हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार भी आपके पैनल में बैठ के डिबेट की जाए। दूसरी बात, अभी मैंने देखा है अयोध्या लोकसभा चुनाव पे इन भाजपा वालों ने पूरे देश में वोट मांगा। जिस राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा, जिस राम मंदिर के नाम पे कहा कि हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो भगवान श्री राम ने नकार दिया कि उनको लाने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया, पूरे जहां को वो लेके आए हुए हैं। आज पूरे बीजेपी वाले भर भर के गालियां अयोध्या वासियों को दे रहे हैं। यही अयोध्या वासी जब बीजेपी को वोट देते हैं तो वो हिंदू होते हैं, तो वो बीजेपी के होते हैं। जब यही अयोध्या वासी अगर उनको नकार देता है, उनकी स्कीम को नकार देते हैं, उनके सौदागर को नकार देते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो हिंदू नहीं रहे, गद्दार हो गए। आखिर मैं बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो 10 साल में बीजेपी को वोट दिया हिंदुओं ने दिया, या अयोध्या विधानसभा से, अयोध्या लोकसभा से जो प्रत्याशी जीते हैं अवधेश प्रसाद जी, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो भगवान श्री राम में उनकी आस्था नहीं है? लेकिन वो क्यों गाली दे रहे हैं? क्या वो चाहते हैं भेदभाव, बंटवारा चाहते हैं? आपने जब अयोध्या में कोई विकास कार्य नहीं किया, आपने सारी रेवड़ी पटरियों को उखाड़ के फेंक दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया, स्थिति ये आगे को दर बदर भटक रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं किया, युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया, उनको सिर्फ ठगने का काम किया। जब युवाओं ने आपको, बुजुर्गों ने छोड़ दिया, तो आप उनको गालियां दे रहे हैं। आपकी ये स्थिति है कि यूपी में आप 38 सीट हारे हुए हैं और इनका जो कि बसपा ने इनका मिला जुला साथ दिया है, वरना ये कम से कम 60 सीट हारते और बसपा ने इनका पूरा काम किया है। तो मैं इन्हीं से ये पूछना चाहूंगा, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि अयोध्या वासी कब से मुसलमान हो गए हैं? इन 10 सालों में जब उन्होंने वोट दिया था तो हिंदू थे, आज वोट नहीं दिया तो मुसलमान हो गए। क्या जो प्रत्याशी वहां से लड़ा है क्या वो मुसलमान हो गया है? क्योंकि इनको मुसलमान नाम से बड़ी नफरत हो गई। तो कृपया ये बताने का कष्ट करें। ठीक है अभिषेक जी, विकास जी हमसे जुड़ चुके हैं। विकास जी तमाम सवाल किए हैं अभिषेक जी, तो इस पर आपका जवाब विकास पांडे जी। देखिए, मैं अभी जुड़ा हूं तो मुझे समझ में नहीं आया भाई साहब ने क्या कहा हमारे साथी ने, तो एक बार मुझे सवाल आप रिपीट कर देंगे तो बेहतर है। जी बिल्कुल, इनका सवाल ये था कि जिस तरीके से अयोध्या में हार हुई है, तो 10 सालों में जो अयोध्या वासी हैं, क्योंकि आप हार गए हैं, तो फिर इनका ये कहना है कि क्या वो मुसलमान हो गए? क्योंकि अवधेश प्रसाद जी भी वहां से जीत गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने लल्लू सिंह को हराया है, तो फिर अब ये जो बयानबाजी है कि मुसलमान है अयोध्या वासियों ने उनके साथ मतलब जिस तरीके से छल किया है, क्योंकि राम के नाम पर करके ये जो तैयारियां थी, ये जो वोट मांगे गए थे, वो काम नहीं आया। विकास जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्या काम आया क्या काम नहीं आया। जनता का जनादेश सर माथे होता है। कोई भी लोकतांत्रिक देश है उसमें जनता के जनादेश के हिसाब से ही निर्णय होता है, और जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार को दिया है। इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। चिंता वो करें कि जिन्होंने इस देश पर 50-55 साल शासन किया और उसके बाद भी आज संघर्षरत हैं, वो चिंता करें। दूसरी चीज, जहां तक अयोध्या की बात रही, तो अयोध्या का विषय विशुद्ध रूप से अयोध्या की जनता ने को हम शायद समझाने में नाकामयाब साबित हुए। जनता को कुछ समझ में कुछ आया होगा जो हम शायद नहीं समझा पाए जनता को, इसलिए जनता ने हमें नहीं चुना। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि अगर यही बात मैं कहूं तो इटावा से आते हैं हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा इटावा से आता है। आप 2 बार इटावा की सीट हार चुके हैं, मुश्किल से इस बार सीट जीती है आपकी 2014 में, और 2014 में तो प्रदेश में सरकार थी इनकी रत्ना जी, और सरकार के बाद आप इटावा हार गए। 2019 में भी आप इटावा हार गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि इटावा की जनता ने आपका बाइकआउट कर दिया था, आपको अपनी नेतृत्व में पहुंचा दिया, खत्म कर दिया? ऐसा नहीं है। राजनीति में हार जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लगे रहते हैं। इतना अति उत्साहित है इस समय समाजवादी पार्टी के लोग। आप इसके अति उत्साहितपन का आलम देखिए, तमाम जगह उपद्रव की खबरें आई,
चाहे आपके जहां इमरान मसूद जीते हैं वहां का विषय हो, इकरा हसन जहां जीती है वहां का विषय हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहां उपद्रव की पराकाष्ठा की है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब ये विषय समाजवादी पार्टी के लोगों का दिक्कत ये है कि अब ध्यान भटकाने का समय है। जैसे अभी तक लोकसभा के चुनाव में ध्यान भटका करके जनता का वोट लेने का प्रयास इंडी गठबंधन करता रहा है, सेम उसी तरह का इस पर भी आप ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, इससे पहले हम अयोध्या जीते हैं भाई, इससे 2014 में भी हम अयोध्या जीते हैं। तो ये कहना ना कहना, समाजवादी पार्टी से मेरा यही आग्रह है कि जनता ने आपको जनादेश दिया है, उसको पचाने की आदत डालिए, अति उत्साहित मत हो, यही मेरा आग्रह है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है विकास जी, इसी पर हम जवाब ले लेते हैं जानू लखतर जी से। जानू लखतर जी, जिस तरीके से विकास जी ने कहा, जवाब दिया उन्होंने अभिषेक जी के सवालों का, उन्होंने कहा कि जीत है तो जीत को डाइजेस्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, और हार गए तो क्या हुआ, पिछली बार तो जीत हुई थी ना। जानूल जी। जी, आप सभी पैनल वालों को मेरे तरफ से नमस्कार। और जहां तक मैं सहमत हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और किसी के साथ भी लोकतांत्रिक देश में हार जीत तो होता ही रहता है, और जनता का जो भी फैसला हो उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। वास्तविक लोकतंत्र यही होता है। और उस अगर हार हुई है तो हार की समीक्षा भी होनी चाहिए, और हार की समीक्षा जो भी लोग हैं, भले आज सरकार बनाने जा रहे हैं हमारे एनडीए के साथी लोग, लेकिन वो उनके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं है, वो खुशी नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य से वो जो है 2 नंबर पे आ गए हैं, उनकी जरूर उसकी भी समीक्षा हो रही है। उनको भी अपनी आज जो है, आज देख लीजिए जिस मुद्दे को हम लोग वो जो है रोजगार को लेकर सवाल हम जनता के बीच में गए हैं, उसी रोजगार का जब चुनाव में जब रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी का, जब इनका जो है 33 सीट जब मिला है, जब गठबंधन की सरकार आ गई, अब ये जो है हम तो गठबंधन भी नहीं इसको बोलेंगे, गठबंधन तो है, लेकिन अब पल्स पोलियो वाली ये सरकार हो गई है। कभी भी जो है ये सरकार गिर सकती है। ऐसे ऐसे इस गठबंधन में ऐसे ऐसे हमारे उस गठबंधन के नेता लोग हैं जो सौदा कर रहे हैं, हमको रेल विभाग दे दो, हमको स्पीकर बना दो, हमको ये बना दो। आज तक ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन अब ये हमारे कहने का मतलब है कि वो मूल बात पे वो लोग काम नहीं करते थे। हमने जनता के बीच हम रोजगार की बात करते थे, हम भ्रष्टाचार की बात करते थे, हम जो है उनके पर्चा लीक होने की बात करते थे, जनता के बीच में संविधान बचाने की बात करते थे। तो इस पे इन लोगों का कोई फोकस नहीं होता था, रोजगार पे खासतौर से। और आज मैडम हमारे सभी साथी पैनल पर बैठे हुए हैं, आज वो देख लें कि कल माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने सारे विभाग के जितने अपर मुख्य सचिव हैं, सबसे जो है उन्होंने कहा कि आप जो है रिक्तियां आप देखिए किस किस विभाग में कितनी हैं। और आज मैं देखा हूं व्हाट्सएप पे कि पंचायती राज विभाग से सहायक पंचायत कर्मचारी का जो है वो जो है वहां के प्रमुख सचिव का जो है लेटर निकला हुआ है कि इनकी जो है फॉर्म भरा जाए, इनको नौकरी के लिए प्रोसेस में शुरू किया जा रहा है। ये जो है ये काम अगर रोजगार दिए होते, इन्होंने जो है किसी भी क्षेत्र में रोजगार दिए होते, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, तो ये आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई होती। सबसे पहला कोई भी कहा गया है कि जो है भूखे पेट बंधन नहीं होता है, पूजा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले तो हमको जो है पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। आज शिक्षा का इतना महंगा कर दिया गया है, कॉपी किताब पे भी आपका जीएसटी लग रहा है। छोटे छोटे अखबार चलाने वाले, जीविका चलाने वाले जो जितने भी प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उनके ऊपर भी, विज्ञापन के ऊपर भी जीएसटी लग रहा है। ये तमाम चीजें लग रही हैं जो दुख अपनी दर्द को कह नहीं पा रही है। हमारे पब्लिक जो है, हमारे जो भी लोग हैं, जो भी उनकी मजबूरियां, कुछ मजबूरियां हैं जो नहीं बोल पाते हैं। बोलेंगे तो ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, तमाम तरह के बड़े बड़े इनके पास एजेंसी है, लेकिन अब ये एजेंसियां जो हैं अब उस कोई काम लायक नहीं रह जाएंगी। इसलिए इस गठबंधन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये चलने नहीं देंगे। तो मतलब यह है कि लोकतंत्र में अगर हार हुई है या सरकार जिसको बनता है, वो जो अगर किसी की जिस पार्टी की सरकार बनती है उसको भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि हमको जनता ने वोट दिया है तो हम जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, हम मूलभूत सुविधा की बात करना चाहिए। और जो अगर कहीं से पीछे हटे हैं, विपक्ष में गए हैं
या कमजोर हुए हैं, उनको अपने पे समीक्षा करना चाहिए। मैडम, आज समीक्षा का है और उसी समीक्षा के कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का मैं देखा हूं आज व्हाट्सएप पे कि उन्होंने भर्ती, अखबारों में देखा कि भर्ती के लिए उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है और ये होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से अगर जनता वोट लगातार देती तो सरकारें तो निरंकुश हो जाती। उनको क्या जरूरत है नौकरी, जब बिना नौकरी का, बिना बेरोजगारी भत्ता का, बिना लैपटॉप का, बिना आपका जो है रोजगार का, जब उनकी सरकारें बनती रहेंगी तो क्यों ये सरकार जो है अपना काम करेंगी। ठीक है जैनुल जी, ठीक है जैनुल जी। हमारे साथ यामिन कादिर भी मौजूद है। यामिन कादिर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? यामिन कादिर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के चलते हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं। विकास जी, कई तरीके की बातें कही है जैनुल अख्तर जी ने, और विकास जी एक बड़ा सवाल यहाँ भी उठ रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी पहले जय श्री राम के नारे लगाते थे और अब जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं, इसको भी लेकर के काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, काफी सवाल उठ रहे हैं कि अब वो नारा जो जय श्री राम का था वो चुनाव हारने के बाद जय जगन्नाथ में कैसे कन्वर्ट हो गया। विकास जी, अच्छा ये बताइए, भगवान जगन्नाथ किसके अवतार है बताइए मुझे, और भगवान राम किसके अवतार है और भगवान कृष्ण किसके अवतार है, जरा बता दीजिए मुझे। अब दिक्कत वही है कि अब हर चीज को मुद्दा बनाने की विपक्ष की आदत है, हर चीज को मुद्दा बनाने की। क्या भगवान जगन्नाथ सनातन धर्म के देवता नहीं है? आप बताइए ना, क्या भगवान कृष्ण सनातन धर्म के देवता नहीं है? क्या भगवान राम सनातन धर्म के देवता नहीं है? अब ये तो चिंता वो लोग करें कि जो दिन में कुछ कहते हैं रात में कुछ कहते हैं, पूरा पूरा दिन और रात की पिक्चर ही बदल जाती है। तो वो लोग आज जाकर के मोदी जी के स्टेटमेंट पर, मोदी जी के नारे पर, मोदी जी के अभिवादन पर सवाल और जवाब करने पर तुले हुए हैं। जरा गठबंधन की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को, रत्ना जी, कि जिनके गठबंधन में कितने गठबंधन है इसका अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल जितनी सीटें हैं उससे कम सीटें इनके पूरे गठबंधन की हैं। और साहब हमसे कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन कैसे चलेगा, हाय राम कैसे होगा, ये कैसे करेंगे। अरे भाई ये चिंता आपको नहीं करनी है। आप बड़े चिंतित हैं कि हमारी सीटें कम हो गई तो समीक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई चिंता समीक्षा आपको करनी चाहिए कि जब इंदिरा गांधी लगातार 10 वर्ष शासन में रहने के बाद, रत्ना जी, 352 रिकॉर्ड सीटें लेकर के आती हैं और अगले ही चुनाव 1977 में इंदिरा गांधी केवल 153 सीटें लेकर के आती है, केवल 153, लगातार 10 वर्ष के शासन के बाद। और लगातार 10 वर्ष के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी 2004 से 14 तक 206 सीटें लाती है और अगले ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें रह जाती हैं 44। और लगातार हम 10 साल सत्ता में रहे रत्ना जी, और 10 साल सत्ता में हमारी 303 सीटों से 240 सीटें आई है, केवल 240 सीटें। लेकिन अभी जैनुल अख्तर जी ने ये बात कही है कि भले ही आप जीत तो गए हैं लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं है। जिस तरीके का जो कॉन्फिडेंस था पहले कि हम 400 पार लेकर आएंगे और इंडी गठबंधन बहुत बुरी तरीके से हारेगा, और जिस तरीके से आप सीटों पर सिमट गए हैं, इंडी गठबंधन ने कहा था कि इतनी सीटें तो आप 300 भी पार नहीं कर पाएंगे, वो तो सच हो गया। तो अभी सरकार बन रही है, लेकिन जैसे चंद्रबाबू नायडू की बात कही जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए, तो उन्होंने मंत्रालयों की बात की है, 4 मंत्रालय तो नीतीश कुमार ने ही मांगे हैं। तो ये इस पर तो सवाल उठेंगे ना विकास जी, क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि बिना दल के सपोर्ट के तो ये सरकार बनने से रही, क्योंकि सरकार तो गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप मानते तो है ना कि आपकी भी, अभी तक ये कहते थे कि एक अकेला आदमी खड़ा होकर इंडिया अलायंस के जो अपोनेंट है लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। तो ये इंडिया अलायंस का कहना है कि हम हारे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लोकतंत्र का अहंकार था कि हम लोकतंत्र बदल देंगे और ये हमारी लड़ाई थी कि जो अहंकार था उसको तोड़ना, वो तो करने में ये कामयाब रही ना विकास जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए जी, कि मैं एक छोटी सी कहावत आपके यहाँ पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट किए होगा, साथी हमारे भूल जाते हैं और इनमें से ही साथी बैठे हुए थे उस डिबेट में। 2 छात्र एक मोहल्ले में तैयारी करते हैं एग्जाम की। एक छात्र बमुश्किल से ग्रेस मार्क लेकर के 3rd डिवीजन पास होता है और पूरे मोहल्ले में ढोल नगाड़े जश्न, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा, दुनिया भर का जश्न मना डालता है, पूरे मोहल्ले को मिठाई खिला देता है। और एक छात्र जिसे ये उम्मीद थी कि वो मेरिट में आएगा और पूरे
पूरे देश प्रदेश में टॉप करेगा, अपने जिले में टॉप करेगा, वो छात्र अगर डिक्टेशन मार्क्स से पास होता है और उसके बाद उसे वो धक्का लगता है कि वो चुपचाप बेचारा बैठ जाता है। तो मुझे यही स्थिति आज कुछ लग रही है इंडी गठबंधन की। अरे भाई, सवाल और जवाब इस पर भी होना चाहिए। मैंने उदाहरण के सहित रत्ना जी बताया, और मुझे लगता है आपको ये बात छोटी लगती होगी कि इस देश में नेहरू जी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जी विकास जी, तीसरी बार। जी विकास जी, इसी पर जवाब देना चाह रहे हैं अभिषेक जी। विकास जी, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पर। जी अभिषेक, मेरी बात तो हो जाने दीजिए भाई। चलिए कोई बात। अभिषेक जी जवाब दीजिए। जी रत्ना जी, इन्होंने जो कहा कि छात्र जो है वो फर्स्ट डिवीजन या डिस्टिंक्शन से पास होता है, तो मैं इसका ही जवाब दूंगा। इससे पहले मैं इनका जवाब दूंगा जो इन्होंने कहा समीक्षा होनी चाहिए इंदिरा गांधी जी की। तो समीक्षा इंदिरा गांधी के जमाने में ना आप पैदा थे ना मैं पैदा था, मैं पैदा नहीं था। लेकिन मैं आज की बात करूंगा, भविष्य की बात करूंगा, मैं प्रेजेंट की बात करूंगा। क्या अयोध्या वासी अयोध्या के नाम पे, अयोध्या की जो बात करते हैं आप कि हम चलो हार गए, अयोध्या के नाम पे आपने पूरे देश में वोट मांगा। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां आपने पूरे देश में वोट नहीं मांगा हो। और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के अनन्य भक्त है जगन्नाथ जी, ये आपके ही सांसद द्वारा बोला गया, आपके ही सांसद द्वारा कि जगन्नाथ जी अनन्य भक्त मोदी जी के हैं, उनके नाम पे वोट मांगते हैं। क्योंकि अयोध्या में अभी तक 10 साल आप जीते, भाई मानते हैं आपने 10 साल जीता चुनाव। क्या अयोध्या वासी अब सारे गैर जातीय हो गए हैं, गद्दार हो गए हैं? जो मतलब बीजेपी को वोट दे तो वो गद्दार नहीं है, जो बीजेपी को वोट ना दे वो गद्दार हो गया। देशभक्ति का प्रमाण हमें बीजेपी से लेना पड़ेगा। मतलब अशफाक उल्लाह खां, एपीजे अब्दुल कलाम वो देशभक्त नहीं थे, वो गद्दार साबित हो गए हैं। पूरी बीजेपी की मीडिया सेल, पूरी बीजेपी का पूरा अधिकारी, पूरा बीजेपी का उत्तर प्रदेश लेके जुटा हुआ है बीजेपी को अयोध्या के ऊपर कि अयोध्यावासी गद्दार हो गए हैं, अयोध्यावासी ये हो गए हैं, राम मंदिर जाओ तो सिर्फ पानी पीना, प्रसाद मत लेना। मतलब किस हद तक आप लोग गिर जाएंगे, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। क्या अयोध्यावासी नहीं, वो हिंदुस्तानी नहीं रहे? आप लोग इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात आपने कही, एक लड़का 3rd डिवीजन पास होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं। अरे भाई साहब, जो मेहनत करता है वही तो पास होगा। जिसके अंदर घमंड था, घमंड या तानाशाही थी, उसकी तानाशाही खत्म हो रही है। इस बार वो 1st डिवीजन डिस्टिंक्शन नहीं पास हुआ, 2nd डिवीजन पास हुआ। अगली बार वो फेल होगा, फेल नहीं, वो गर्त में जाएगा। आप इस पे विचार करिए, आप गठबंधन की चिंता ना करिए। गठबंधन 3rd डिवीजन पास हुआ है, जनता ने उसको सराखों बिठाया है, आगे वो डिस्टिंक्शन में पास होगा। क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम किसी जनता को गाली नहीं दे रहे हैं। हमने, जनता ने हमें जो किया उसको हम सराखों पे लगा रहे हैं, और जनता के बीच हम जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, और आगे भी हम रखते रहेंगे। क्योंकि हमारा लगाव जनता से है, हमारा लगाव बैठ के ऊपर से नहीं है कि राम मंदिर के नाम पे वोट दो, गया मंदिर के नाम पे वोट दे दो, जब वोट ना दो तो गालियां दे दो। मतलब ये कहां का न्याय है? इसका जवाब दीजिए आप। क्यों बीजेपी के लोग जब से अयोध्या सीट हारे हैं, अयोध्यावासियों गद्दार बोल रहे हैं, उनको काफिर बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं भाई? जवाब दीजिए ना। यही अयोध्यावासी हैं, आपको 2 लोकसभा अच्छी वोटों जिता है, जब आप काम नहीं करोगे। यही आपके सांसद संविधान बदलने जा रहे थे अयोध्या के, जब आप काम नहीं करोगे, रोजगार नहीं दोगे, संविधान पे आंच लाओगे, तो जनता आपको वोट देगी, और जनता आपको वोट ना दे तो देशभक्त नहीं रही। मतलब देशभक्ति का प्रमाण बीजेपी से हमको लेना पड़ेगा। हम राम मंदिर के पुजारी हैं, ये बीजेपी हमको बताएगी? अरे राम मंदिर हमारे दिल में है, हमारे क्रम में है, हमारे आस्था में है। लेकिन संविधान बाबा साहब का भी हमारे दिल में है, उनके लिए भी हमारा बहुत कुछ फर्ज बनता है। लेकिन आपकी नजरों में ना संविधान की कोई वैल्यू है, ना जनता की कोई वैल्यू है। बस आपके अंदर क्या है? हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर। अरे राम जी ने बता दिया कि राम जी के जो भक्त होगा उसको वोट मिलेगा, सौदागरों को वोट नहीं मिलेगा। राम जी का जो पुजारी होगा उसको वोट मिलेगा, राम जी को बेचने वाले को वोट नहीं मिलेगा। जनता ने बता दिया है, इसको आप मान लीजिए, और अगली बार आपका सफाया हो जाएगा। ये हमारा जवाब रहा। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी। विकास जी। रत्ना जी पूरी बात आ गई जी, उनकी बात पूरी हो गई। लेकिन विकास जी अब मैं इसी अति उत्साह की बात कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग बड़े उत्साहित हैं। जी, ये जो प्रवक्ता थे, मैं करेक्ट कर दूं, ये प्रवक्ता हमारे आप पार्टी के थे, अभिषेक जी। विकास अभिषेक जी आम आदमी पार्टी के, इन्हें तो चूना लगा गई कांग्रेस पार्टी, इनकी तो बात ही मत करिए। इन्हें तो चूना लगा गई, अब इनकी मजबूरी हो गई है
कि ये परमानेंट अब इंडी गठबंधन के खूंटे से बने रहेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत बुरी तरह से आप उसके लिए बिल्कुल और ये बात मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला भाई, डरो मत ना। यही तो दिक्कत है कि आप जीत जाओगे तो भी डरोगे, हार जाओगे तो भी डरोगे। ये डर खत्म करिए भाई, अब डर खत्म करिए, निवेदन है मेरा आपसे भाई। अब डर किस बात का भाई, आप मत डरिए, कोई बात नहीं। दूसरी चीज मुझे एक बात समझ में नहीं आती है रत्ना जी, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट मिला है। आपको मालूम होना चाहिए, सीटें समाजवादी पार्टी से कम जरूर हैं, लेकिन अगर जनता के दिलों की बात करें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का वही स्थान कायम है जो जनता के दिलों में बना हुआ था। आज भी जनता के दिलों में मोदी जी बसते हैं। हमें 62-68 लाख वोट यूपी में समाजवादी पार्टी से ज्यादा मिला है, 68 लाख वोट। छोटी मोटी बात नहीं है, ये इन्हें नहीं समझ में आएगी। ये वो लोग हैं, अभी हमसे कह रहे थे कि हमने अयोध्या के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा, पूरे देश में। हाँ, हमने मांगा अयोध्या के नाम पर पूरे देश में वोट, लेकिन हमने शाहबानो केस की तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह पूरे देश में शाहबानो केस के लिए वोट नहीं मांगा। अपने गिरेबान में कोई झांकने को तैयार नहीं है, मत झांकिए, ये एक जीत पे इतराइए मत। भारतीय जनता पार्टी, हम 2 सीटों से चल करके सब तय करके यहाँ आए हैं। मैं फिर कहता हूँ रत्ना जी, ये बहुत छोटी बात नहीं है। वो भूतकाल की बात नहीं करना चाहते, वो भविष्य की, क्योंकि भूतकाल में इन्हें मालूम है कि बहुत छेद है। इन्होंने इतनी गलतियां की कि जनता अभी ने वापस सरकार में लाने को तैयार नहीं है। बहन मायावती का 12-13% वोट डाइवर्ट हुआ इनकी तरफ, इसलिए इनका ये आज इतना बोल पा रहे हैं, केवल इसलिए। ये क्या ये समझते हैं, ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, ये देश आपके हिसाब से नहीं चलता, ये देश अपने हिसाब से चलता है। जनता ने जो मैंडेट दिया उसे स्वीकार करिए। मेरा आग्रह है इंडी गठबंधन से कि इतना मत इतराइए कि जनता आपकी बार आपको बहुत नीचे ले जा करके छोड़े। ठीक है विकास जी, हम जानू लखतर जी से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले जानू लखतर जी एक सवाल। मोदी जी कहते हैं कि गठबंधन वाले जब ईवीएम का जिक्र करते हैं तो वो इसे चुनाव के रूप में नहीं देखते हैं, और उनका मानना है कि ये तीसरी शताब्दी के लोग हैं और ये टेक्निक को स्वीकार नहीं करते हैं। जानू जी, क्या मैडम, मैं समझ नहीं पाया प्रश्न आपका। विकास जी ने जो कुछ भी कहा इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि मोदी जी कहते हैं कि गठबंधन के लोग ये जिक्र करते हैं ईवीएम को लेकर के, और ये कहते हैं कि ये टेक्निक को कहते हैं एक तरीके से अपना नहीं पा रहे, ये तीसरी शताब्दी के लोग हैं, तीसरी शताब्दी के लोग ऐसा कह के। जी जैनुल जी, देखिए, जहां तक पहले तो मैं आपके प्रश्न को स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी जो कहते हैं कि तीसरी शताब्दी के विपक्ष या विपक्ष के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग जो है कंप्यूटर के जमाने के लोग हैं और कंप्यूटर चलाना जानते हैं, कंप्यूटर पे विश्वास करते हैं। और रही बात ईवीएम की जो सवाल हो रहे हैं, उस पे जहां तक बात हुई है, ये मामला आप भी जानती हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप बताओ इलेक्शन कमीशन से कि आप बताइए जो 1,05,00,000 वोट जो बढ़े हैं वो किस तरह के वोट बढ़ गए हैं। जब आप 6 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आप लेट में जो भी जितना भी लेट हो जाए उसका एक बार आप क्लियर करके रिपोर्ट बता दीजिए कि कितने प्रतिशत मतदान पोल हुए हैं, कितने लेडीज के हुए हैं, कितने जेंट्स के हुए हैं, और ये सारी चीजें अप टू डेट करके आप मीडिया को दे दीजिए कि आम जनता प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता जान जाए कि हाँ आज इतने जो है प्रतिशत वोट पोल हुआ है। तो अब ये मामला जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो चुनाव आयोग के अधिकारी लोगों ने कहा कि ये हम बताने में आपको कोई जरूरी नहीं समझते हैं कि हम क्यों बताएं कि कितना 1,05,00,000 का जो वोट हुआ वो हम आपको बताना हमारे लिए जरूरी नहीं है। इस बात का भी संदेह उत्पन्न होता है कि भाई जब सही बात है तो आपको बताने में दिक्कत क्या है। एक संदेह की बात आ रही है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो डाउटफुल की बात है वो मैं बात बता रहा हूं। दूसरा चीज मैडम, आप जौनपुर की घटनाएं आप देखी होंगी कि इसी इलेक्शन में जौनपुर में जब अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो ईवीएम आपका जो है गाड़ी पे पकड़ा गया था। वहां के डीएम महोदय जी आए,
वहां के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, पूछा, तो वो कहे कि ये जो मशीन है वो जो है हम लोग ले जा रहे हैं कहीं दूसरे जगह वहां पे रखेंगे, ये खराब मशीनें है। तो बाद में लोगों ने कहा ये बताइए, जबकि गाइडलाइन आयोग का था कि जो भी मशीनें रिप्लेस हो या खराब हो तो उसको हम जो कलेक्टेड एरिया में जहां ईवीएम मशीन रखी जाती है वहां सिवाय आपका जिस मशीन से ईवीएम से मतदान हुआ है उस मतदान के ईवीएम मशीन के अलावा कोई भी दूसरे तरह का मशीन वो उस परिक्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो फिर ये गाड़ी लेके आप क्यों उधर जा रहे हैं? इस तरह का भी उन्होंने डीएम ने अपने स्तर से समझाया बुझाया, क्या हुआ, पब्लिक इस बात को संतुष्ट नहीं हो पाई। पिछले बार भी आप सुनती होंगी, पिछले इलेक्शन में भी हर जगह जो है ईवीएम पकड़े जाते थे, चेंजिंग की बातें होती थी, स्ट्रांग रूम में कभी कोई हंगामा होता था कि रात को खुल गया, कुछ लोग पहरे देते थे हमारे कार्यकर्ता के भाई कहीं ये ना हो। तो इन तमाम चीजों से हमें शक और शुबा पैदा हुआ। मुझे विज्ञान और टेक्नोलॉजी से कोई परहेज नहीं है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के देन से आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं कि आप यहां से बैठे आसमान की हम पता कर ले रहे हैं और धरती पे बैठे हुए पाताल का पता कर ले रहे हैं। ऐसे टेक्निक हमारा साइंस और वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे हर तरह के चीजों को पता किए हैं और वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं। विज्ञान से मेरा कोई नहीं मामला है। जहां तक सिर्फ बेईमानी की बात, डाउटफुल की बात, इसको क्लियर कट होना चाहिए। हमें कोई संदेह इस पे नहीं है भाई। आप जो है मशीन है, उस मशीन पे जो है 17C का एक था, इस 17C आप लोग ले लीजिए। हम लोग पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से आया था गाइडलाइन कि आप लोग जरूर ले लीजिएगा। वो सारी चीजें हुआ, मुस्तैदी के साथ हम लोग रहे। मामला जो है ऐसा नहीं है कि हम जीत गए या हार गए तो हम इस मामले पे संदेह करना छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जैसे अमेरिका में होता है उसी तरह बैलेट पेपर से हो तो हमारे आम नागरिक को भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई ये हमने जिसको मोहर मारे हैं वो जो है हमारा जो है वो सही वोट किया है, सही लोकतंत्र में हमारा मतदान हुआ है। तो हमें संदेह होने की वजह से ईवीएम मशीन के ऊपर हम जो है ये बात करते हैं। सरकार को हमको क्लियर करना चाहिए कि देखिए अगर शक आपको है तो हम ईवीएम मशीन को आपको दिखा के बता के आम जनता को जो है संतुष्ट करें। हम किसी टेक्नोलॉजी पे शक नहीं कर रहे हैं। ठीक है जानू, इस पर हम जवाब लेंगे विकास जी से, लेकिन इससे पहले हम अभिषेक जी के पास जाना चाहेंगे। अभिषेक जी, जिस तरीके की ये बातें कही गई हैं कि तीसरी शताब्दी के लोग हैं, इनको टेक्निक्स के बारे में नहीं पता, और जिस तरीके का माहौल बनाया गया जब चुनावी रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद से जो लोगों के बीच में एक तरीके का माहौल बना है कि देखो हमने तो कर दिखाया है, तो ऐसा मानना है कि ये तो बस हवाई बातें थी ताकि जो मोराल है कार्यकर्ताओं का, आपके कार्यकर्ताओं का है या इंडिया अलायंस में बाकी के जो पार्टीज है उनके कार्यकर्ताओं का जो मोराल है वो डाउन ना हो, बस इस वजह से ये बातें फैलाई गई क्योंकि हार जो है वो कहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी आप लोगों से। देखिए हार किसको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है जग जाहिर है। रही बात इन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी एटीएम लेके आए हुए थे। एटीएम जब लेके आए तो यही भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के विलाप कर रही थी कि क्यों ले आए भाई, टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, क्यों ले आए, इनको तब याद नहीं आता है। रही बात मोरल डाउन की, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक परफॉर्मेंस की है कि जो ये मीडिया के थ्रू एजेंडा चलवा रहे थे कि 400 पार 500 पार, आखिर शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो कैसे हुआ है, किसने कराया, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात कही टेक्नोलॉजी की, तो हम टेक्नोलॉजी का पूरा भरोसा करते हैं। अमेरिका एक विकसित देश है, अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है, हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बताया, तो इंडिया में होने से क्या दिक्कत है भाई। आखिर अभी एक रिट पड़ी थी चुनाव से पहले चुनाव आयोग में कि हम जब ईवीएम में बटन दबाते हैं तो ये जो पर्ची बन के आती है वही पर्ची बन के बाहर गिर जाए, तो इससे ईवीएम भी सुरक्षित रहेगी और बैलेट वाला चुनाव भी हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं किया आपने, इसमें क्या दिक्कत आई, कोई प्रक्रिया थी उसमें बढ़ाने की। आखिर जब जनता चाह रही है तो आप बैलेट चुनाव करा दीजिए ना। अगर अमेरिका जैसा देश, सुपर पावर देश, वो बैलेट चुनाव करता है तो हमें कराने में क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं करना चाहते हैं, इतनी सी तो बात है। आप ये जनता की डिमांड है, जनता चाह रही है, आप पता कर लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट पे हर दूसरा आदमी चाहता है कि ईवीएम की जगह बैलेट चुनाव हो। आपकी इच्छा ईवीएम की, आप चुनाव कराइए, लेकिन साथ में जो पर्ची निकलती है वो भी एक
निकल आए वो भी हमारा, आपका भी मान रह जाएगा, हमारा भी मान रह जाएगा। लेकिन इसको विपक्ष क्यों नहीं मानता है, इसको एनडीए गठबंधन क्यों नहीं मानता है? लेकिन एनडीए का गठबंधन, उसको सिर्फ आपके लगाना चाहिए इंडिया गठबंधन पर। अच्छा, चूंकि इंडिया गठबंधन की सीटें काफी अच्छी आई हैं, अगर बहन मायावती जी बीजेपी का सपोर्ट ना कर रही होती तो 16 ऐसी सीटें हैं, 16 ऐसी सीटें जहां पे हमारा इंडिया गठबंधन जीत गया था, लेकिन बसपा ने वहां की वोटें काटी, जिससे बीजेपी की जीत वहां पे हो गई। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सबको पता है कि बहन मायावती ने बीजेपी में बी पार्टी के रूप में काम किया और इंडिया गठबंधन को हराया, एनडीए को जिताया। क्यों? क्योंकि एनडीए के पास कठपुतली है, ईडी है, सीबीआई है, उसको उठा के भेज देंगे, जांच बिठा देंगे। हम बहन जी का दर्द समझ रहे हैं, वो इसलिए बहुत परेशान थी, लेकिन जनता ने अब बहन जी को नकार दिया है। जो वो एसटी एससी या शेड्यूल कास्ट की वोटें सोचती कि वो मेरी अपनी खुद की वोटें हैं, बेच के वो टिकट बेच दी सांसदी का, विधायकी का, अब उनको टिकट बेचने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक अब इंडिया गठबंधन के साथ में है। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा भी था, आज उसी मैनिफेस्टो के लेके चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि एनडीए जो आपका ये नई स्कीम निकाली थी सेना भर्ती में, उस स्कीम को खत्म किया जाए, उस स्कीम खत्म किया जाए, वो हमारे मैनिफेस्टो में था। रही बात, मैं फिर से एनडीए की बात करूंगा, एनडीए सरकार बनाई है, बहुत बहुत मुबारकबाद उसको फिर से एक बार। लेकिन आप समीक्षा करिए कि आपकी वोट कम क्यों हुए, आपकी सीटें कम क्यों हुई आप, लेकिन जनता को गाली मत दीजिए, क्योंकि यही जनता आपको 27 में फिर मिलेगी, 29 में फिर मिलेगी, और आपको आकाश, जैसे पाताल से आकाश पहुंचाई थी, वैसे आकाश से पाताल में फिर पहुंचा देगी। आप 2 सीट से 4 सीट आए थे, आप फिर से 0 पहुंच जाएंगे, ये आपके ही प्रवक्ता ने कहा है। तो जरा सोच समझ के करिए, जनता को गाली मत दीजिए। धन्यवाद। ठीक है अभिषेक जी। विकास जी जी, बाकी के पैनलिस्ट ने जिस तरीके की बातें कही हैं बीजेपी को लेकर के और जो हार को लेकर के है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? दूसरी बात, जिस तरीके का उत्साह रहा था पहले, अयोध्या की सीट की बात की जा रही है, क्योंकि 4 जून के बाद से तो बाकी सीटों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अयोध्या की सीट बार बार सामने आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हारे सिर्फ अयोध्या से नहीं है, पूरे देश में हारे हैं। विकास पांडे जी। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, हम पूरे देश में नहीं आ रहे, हम कुछ अयोध्या के नाम पर जिस तरीके के वोट डालेगी, उस बात जो विपक्ष का कहना, जी मैं उसकी बात कर। देखिए विपक्ष का फिर वही मैंने अभी आपको बताया, दिक्कत यहीं पे है कि आपको ये अभी इस चीजों को समझने की जरूरत है कि तीसरे टर्म की सरकार बड़ा जनता के बीच उसको लेकर के जाना और सरकार बनाना बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कई जगह किया। दूसरी चीज, अभी ईवीएम का राग भी रत्ना जी आपने सुना होगा, मुझे तो लगा ईवीएम बच जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे ईवीएम फिर कटघरे में खड़ी होने लगी। ठीक है, ईवीएम पे इनका अपना स्टैंड है, लेकिन वही स्टैंड मुझे लगता है कि राहुल गांधी को रायबरेली छोड़ देनी चाहिए, इस बात का बहिष्कार करना चाहिए। व्हाई नॉट रायबरेली, मैनपुरी, कन्नौज, ये सारी सीटें छोड़ देनी चाहिए। इन राजनीतिक दलों को सामूहिक इस्तीफा देना चाहिए कि हमने ईवीएम से जीते हैं ये चुनाव, इसलिए हम इन सीटों से छोड़ रहे हैं। आप ये क्या बचकाना सवाल नहीं है रत्ना जी, आप बताइए मुझे ईमानदारी कि वही ईवीएम कर्नाटक में ठीक है, वही ईवीएम तेलंगाना में ठीक है, वही ईवीएम हिमाचल में ठीक है, वही ईवीएम मैनपुरी में ठीक है, कन्नौज में ठीक है, रायबरेली में ठीक है, वही ईवीएम ठीक है, लेकिन वही ईवीएम जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत रही है, वहां ईवीएम को आप दोष देने लगते हैं। ये बहुत शर्मनाक विषय है, जो विपक्ष के प्रोपेगेंडा का नजरिया जाहिर करता है कि विपक्ष का नीतियों से, विपक्ष का जनता से जुड़ने का कोई सरोकार नहीं है। उनका सरोकार है एन केन प्रकारेण, सत्ता में आना, सत्ता में बने रहना और सत्ता की मलाई खाना। केवल यही तक विपक्ष सीमित है रत्ना जी। बहुत बड़ी बात है ये कि आज हम एनडीए तीसरी बार सरकार में है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, नेहरू जी के बाद इकलौते ऐसे नेता होंगे जो इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मैं फिर कहता हूं आपको कि आप ये बात आपको अच्छी बात है, आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही एक तरफ आप बात करिए कांग्रेस पार्टी की, यही एक तरफ बात करिए आप आम आदमी पार्टी की। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि साहब पूरे जनता ने हमें हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई आपके साथ क्या किया? आप तो पंजाब में
नेतृत्व में चले गए। दिल्ली में आप पुनः जीरो आया है आपका, आप बताइए ना, आपका तो पुनः जीरो आया है, रिवर्स रिपीटेड जीरो। ये बड़ी बात होती है, लेकिन किसी का कोई इनमें हिम्मत नहीं है जो अपनी हार की समीक्षा कर सकें। इसीलिए बार बार कहते हैं कि हम समीक्षा करें। हाँ, हम में वो कुव्वत है और हम में वो काबिलियत है कि हम अपनी हार और जीत दोनों की समीक्षा करने में विश्वास रखते हैं। हम वो करेंगे। 2027 आपको इस बात का प्रमाण देगा रत्ना जी। पूरा देश जैसे मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ चला, वैसे ही 2027 में चलेगा, ये देखिएगा। ठीक है विकास जी। तो विकास जी का कहना है कि 2027 में जिस तरीके की जो सरकार चलाई गई है, डबल इंजन की सरकार रही, वो उससे भी बेहतर होगी, ऐसा विकास जी का कहना है। हमारे शो में बैठ के इन्होंने ये भविष्यवाणी की है। जानू लखतर जी, आपकी प्रतिक्रिया। जानू लखतर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अभिषेक जी के पास जाते हैं। जानू लखतर जी से हमारा कांटेक्ट नहीं। जी जानू जी, जानू जी आपकी आवाज नहीं पहुंच। हमारी आवाज जानू जी आपकी आवाज जी, बोलिए 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 बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि 2027 में। जानूल जी आपकी आवाज, मैडम जी आप बोलिए जानूल जी। आप कह रहे हैं कि 2027 में हम जो है फिर नाम जान देंगे। अब तो हमारे पास, जानूल जी माफ करिएगा, लेकिन आपकी आवाज कट रही है। जानूल जी आपकी आवाज कट रही है। आप क्या बोल रहे हैं वो ठीक से हम नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, हम अभिषेक जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी से इसका जवाब ले लेते हैं हम तब तक। अभिषेक जी, 2027 की भविष्यवाणी को आप कैसे देखते हैं? जो बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने कहा कि 2027 में उनकी सरकार बनने जा रही है, 29 में वो फिर सरकार बनाएंगे, तो इनका जो द्वंद्व है मैं पहले खत्म कर दूं कि अब इनकी जो सीटें हैं, इनका जो वोट बैंक है, अब राम मंदिर की राजनीति पे जनता वोट नहीं देगी, वो जान चुकी है। जो राम के सौदागर हैं उनको मार मार के भगाएगी। जो श्री राम भी अपने दिल में बसाएंगे। आपने राम का अपमान किया, आपने क्षत्रियों का अपमान किया, आपने सभी जातियों का अपमान किया, यहाँ तक कि आपने अपने ही आरएसएस का अपमान किया। आपके ही मंत्री ने, आपके ही मेन नड्डा जी ने कहा कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, हमको अब क्षत्रियों की जरूरत नहीं है, हमको शेड्यूल कास्ट की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ प्रोपेगेंडा से अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये इनका जो सोचने का नजरिया था वो पूरी तरीके से जनता ने चेंज कर दिया है। 2027 में आपकी सीटें बहुत ही गर्त में जा रही हैं, और जो आप सरकार अब बना रहे हैं गठबंधन के थ्रू, आपका जो गठबंधन, आपका जो मजबूत गठबंधन है, यही गठबंधन आपको बहुत जल्द छोड़ेगा। क्योंकि ये पलटनी मारने वाले नीतीश चाचा, चंद्रबाबू नायडू जी, यही पहले इंडिया गठबंधन में थे, अब यही फिर से हमारे साथ आएंगे और सरकार हमारी बनेगी। रही बात सरकार आप बना रहे हैं, बहुत मुबारकबाद। आप समीक्षा करिए कि आप क्यों हारे, आप क्यों हारे, किस लिए हारे। आप कहते हैं कि आपको जनता ने वोट दे दिया, हाँ भाई दे दिया जनता ने वोट, लेकिन जहां की जनता ने वोट नहीं दिया वहां की जनता गद्दार कैसे हो गई, कैसे गद्दार होगी भाई, आप इसका बताइए। मतलब जो आपको वोट देगा वो हिंदू, जो आपको वोट नहीं देगा वो मुसलमान। आपको दो ही जातियों से नफरत है, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मछली, माँ से मटन, मतलब यही। अब माँ बहन की गालियां बची देने के लिए मोदी जी को, वो बची। तो आप सरकार बनाइए, मुबारकबाद, लेकिन आप समीक्षा करिए ना कि आखिर क्यों जनता आपको नकार रही है। रही बात, आप ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में जब अमेरिका जैसा देश बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो आपको चुनाव कराने में क्या दिक्कत? क्या अमेरिका एक सुपर पावर, उसके पास कार्यकर्ता ने ऐसे वक्तव्य नहीं कहे, नहीं है, उसके पास वोट नहीं है, आप उसकी तो छाड़िए और उसके बाद आप बात करिए। चलवाई सही किया। हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न था। लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा था कि जवाहर बाग में लॉ एंड ऑर्डर नहीं याद आया आपको। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश जी का सजाती लॉ एंड ऑर्डर की बात आप ना करें तो अच्छा है। आपकी बात तो बीच में नहीं बोला था ना, आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है। आपके मोदी जी की अगर समीक्षा की जाए ना, किसी देश में अभी तक कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हुआ, उसी आज के जैसे लोग लेते हैं और वो भी टीवी पर बैठ के झूठ बोलते हैं। वो झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ को खत्म कर दीजिए। जनता आपके झूठ को नजर चुकी है, आप मान जाइए कि कैसे झूठे लोगों को जनता आप अपने सिर माथे पर
नहीं बिठाएगी। झूठ के दम पे आपने खूब राज किया, अब जनता आपको नकार चुकी है। किसी कार्यकर्ता ने, किसी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चला भारतीय जनता पार्टी का, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये लिख करके रख लीजिए आप। आपके तो प्रवक्ता ये कहते हैं डिबेट में बैठ करके कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, सही किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठ करके ऐसा वक्तव्य देते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है जो आज जनता के सामने धीरे धीरे उजागर होगा। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के भी 33 सांसद जीते हैं, एनडीए की हमारी सरकार बन रही है। कहीं ऐसा हुड़दंग हुआ हो जैसा संभल में हो रहा है, और जैसा आपके इकरा हसन जहां से जीती वहां हो रहा है, जहां इमरान मसूद जीते हैं वहां हो रहा है, जहां सहारनपुर में और इकरा हसन की जगह ऐसा आप नंगा नाच कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ये होता है जीतना पचाना। ठीक है, जनता सब देख रही है और जनता आगे निर्णय करेगी। चुनाव 5 वर्ष में दोबारा भी आते हैं श्रीमान जी। ठीक है विकास जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़कर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा कि 4 जून के बाद से जब से नतीजे सामने आए हैं तब से ही अभी भी, चाहे इंडिया अलायंस की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, दोनों में ही अभी भी वो लड़ाई जारी है। और आपको बता दें कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने वाले हैं। पहले ये तारीख थी 8 जून की और अब 9 जून की तैयारियां की जा रही हैं और काफी सपोर्ट रहा है। बार बार चंद्रबाबू नायडू की बात कही जा रही है, नीतीश कुमार की बात कही जा रही थी। और जिस तरीके से बुधवार को इंडिया अलायंस की और एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक गठित की गई थी दिल्ली में, तो ऐसे में तस्वीरें सामने आई थी जहां पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तस्वीरें पब्लिक डोमेन में काफी ज्यादा सर्कुलेट की गई थी। और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हो सकता है कि फिर से नीतीश कुमार कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा खेला करेंगे, और कयास लगाए जा रहे थे कि हो ना हो इस बार पलटी मार सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया, अपना सपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया और अब उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। उनका कहना था कि हम तो चाहते थे कि 8 को ही जो आपका शपथ ग्रहण है उसका कार्यक्रम होता, लेकिन ठीक है 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री, अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 की शुरुआत हो जाएगी, उनके कार्यकाल की शुरुआत हो जाएगी जिस पर इस पूरे देश की नजर रहेगी। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।